साल है 1947, महीना अगस्त का। दिल्ली में एक बंद कमरा है और उसके अंदर एक आदमी बैठा है जो बस एक नक्शे पर कुछ लकीरें खींच रहा है। उसे शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके पेन की एक लकीर करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये आदमी थे सर सिरिल रैडक्लिफ, पेशे से एक जाने माने अंग्रेज वकील। और कमाल की बात यह है कि उन्हें उस जमीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था जिसे वो बांटने जा रहे थे। मतलब कुछ दिन पहले तक तो उन्होंने भारत देखा तक नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि पंजाब कहाँ है या बंगाल कहाँ है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ठीक ऐसा ही आदमी चाहिए था, कोई ऐसा जिसका भारत से कोई लेना देना न हो, जो न कांग्रेस का पक्ष ले और न ही मुस्लिम लीग का, बिल्कुल निष्पक्ष। और वो लकीर जो रैडक्लिफ खींचने वाले थे, उसका नतीजा इतना भयानक था कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन, सबसे बड़ा विस्थापन। करीब करीब 2 करोड़ लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े और लाखों लाखों लोग मारे गए। सब कुछ बस एक लकीर की वजह से। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इतनी जल्दबाजी में, इतनी अफरा तफरी में खींची गई एक लकीर ने सबकॉन्टिनेंट का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, वाइसरॉय माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को जो काम दिया था वो लगभग नामुमकिन था, और उसके लिए जो समय दिया गया वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सिर्फ 5 हफ्ते। सोचिए, सिर्फ 5 हफ्तों में एक पूरे उपमहाद्वीप को बांटना था, और वो भी पुराने आउटडेटेड नक्शों और जनगणना के ऐसे आंकड़ों के भरोसे जिन पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता था। अब इस बंटवारे में 2 सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवाल थे, कलकत्ता और लाहौर। रैडक्लिफ ने क्या किया? उन्होंने कलकत्ता भारत को दे दिया। वजह सीधी थी, यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा थी और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब था। लेकिन लाहौर का मामला फंसा हुआ था। वहाँ मुस्लिम आबादी बस थोड़ी सी ही ज्यादा थी, और ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हिंदुओं और सिखों की थीं। फिर भी रैडक्लिफ ने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। उनकी सोच ये थी कि जो नया देश बन रहा है, पाकिस्तान, उसे भी तो एक बड़ा अहम शहर मिलना चाहिए। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये हर चीज का था। मतलब हर चीज का, फाइलों से लेकर फर्नीचर तक, लाइब्रेरी की किताबों तक। एक किस्सा तो 60 बत्तखों का है। हुआ ये कि बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें मंगवाई थीं। जब तक वो कलकत्ता पहुंची, बंटवारा हो चुका था। अब सवाल ये था कि ये बत्तखें किसकी हैं, भारत के पश्चिम बंगाल की या पाकिस्तान के पूर्वी बंगाल की। मतलब हद देखिए, हर छोटी से छोटी चीज पर झगड़ा था। तो एक तरफ दिल्ली के बंद कमरों में नक्शों पर लकीरें खींच रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर लाखों लोगों के लिए एक भयानक हकीकत तैयार हो रही थी। चलिए अब उस हकीकत की बात करते हैं। यहाँ पर माउंटबेटन ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला लिया। 13 अगस्त को रैडक्लिफ ने फाइनल रिपोर्ट उन्हें सौंप दी, लेकिन माउंटबेटन ने क्या किया? उन्होंने उस रिपोर्ट को एक तिजोरी में बंद कर दिया। सोचा कि पहले आज़ादी का जश्न हो जाए, उसके बाद बॉर्डर का ऐलान करेंगे। इसका नतीजा, 15 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। और जब बॉर्डर का ऐलान हुआ तो नतीजा था पूरी तरह से अराजकता, केओस, खासकर पंजाब में। वहां 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह गए और 50 लाख से ज्यादा मुसलमान भारत में। इन सबको अपना घर छोड़ना पड़ा। सड़कों पर लोगों की 50-50 मील लंबी लाइनें थीं, जो एक ऐसे अनजान भविष्य की तरफ बढ़ रही थीं जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। इस पागलपन और हिंसा का सबसे खौफनाक चेहरा थीं भूतिया ट्रेनें। ये ऐसी ट्रेनें थीं जो स्टेशनों पर आती तो थीं, लेकिन उनमें जिंदा इंसान नहीं होते थे। होती थीं तो बस लाशें, उन शरणार्थियों की जिन्हें रास्ते में मार दिया गया था। ये ट्रेनें बंटवारे की हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत बन गईं। ऐसी ही एक ट्रेन जब अमृतसर स्टेशन पहुंची तो उसके डिब्बे पर कोयले से एक संदेश लिखा था, और वो संदेश था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल को हमारी आज़ादी का तोहफा है। ये लाइनें उस वक्त फैली नफरत और हिंसा की पूरी कहानी कह देती हैं। और ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रेनें दोनों तरफ से आ जा रही थी। जहां एक तरफ पंजाब में हजारों सैनिक भी शांति नहीं ला पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर बंगाल में एक अकेले आदमी ने वो कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखिए, माउंटबेटन के लिए असली सिरदर्द पंजाब से ज्यादा कैलकाटा था। पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए 55,000 सैनिकों की एक फोर्स तैनात की गई थी, लेकिन कैलकाटा के लिए कुछ नहीं।
तब माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से मदद मांगी। उन्होंने गांधी जी से कहा, आप कलकत्ता में मेरी 1 मैन बाउंड्री फोर्स बन जाइए। और गांधी जी ने कलकत्ता में शांति लाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक टूटे-फूटे घर में रहने चले गए और उनके साथ कौन था? एच.एस. सुहरावर्दी। वही सुहरावर्दी जिन्हें कई हिंदू पिछली हिंसा का जिम्मेदार मानते थे। गांधी जी ने सुहरावर्दी से वचन लिया कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे। लेकिन जब हिंसा फिर भी भड़की तो गांधी जी ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, आमरण अनशन। और इसका असर किसी जादू की तरह हुआ। सिर्फ 73 घंटों के अंदर कलकत्ता का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो दंगाई कल तक सड़कों पर खून बहा रहे थे, वो गिरोहों के नेता गांधी जी के पास आए, अपने गुनाह कबूल किए, हथियार उनके पैरों में डाल दिए और कसम खाई कि अब से वो उन लोगों की हिफाजत करेंगे जिन पर वो हमला कर रहे थे। जो काम 55,000 की फौज पंजाब में नहीं कर पाई, वो काम एक अकेले निहत्थे इंसान ने कलकत्ता में कर दिखाया। तो ये थी बंटवारे की कहानी। लेकिन इसी त्रासदी के बीच एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी, बचे हुए भारत को एक राष्ट्र के रूप में गढ़ने की चुनौती। ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 565। जी हाँ, 565 रियासतें थीं उस वक्त। कुछ छोटी-छोटी तो कुछ हैदराबाद और कश्मीर जैसी बहुत बड़ी, और इन सबके पास आज़ाद होने का विकल्प था। अब सोचिए, अगर ये सारी रियासतें आज़ाद हो जाती तो भारत का नक्शा कैसा दिखता? बिल्कुल एक स्विस चीज़ की तरह, जिसमें 500 से ज़्यादा छेद हों। सरदार पटेल इस खतरे को अच्छी तरह समझते थे और उन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। इस काम में पटेल अकेले नहीं थे। उनके साथ थे उनके सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी वी.पी. मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों की तिकड़ी ने कमाल कर दिया। माउंटबेटन ने अपने रॉयल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके राजा महाराजाओं को बातचीत की टेबल पर बुलाया। उन्हें लुभाने के लिए उनके खिताब, उनके महल और उनकी पेंशन यानी प्रिवी पर्स को बनाए रखने का ऑफर दिया गया। लेकिन जहां एक गाजर काम नहीं आई, वहां पटेल की छड़ी भी तैयार थी। वी.पी. मेनन ने घंटों राजाओं से नेगोशिएट किया। एक किस्सा तो ये भी है कि जोधपुर के राजा ने गुस्से में मेनन पर पिस्तौल तक तान दी थी, लेकिन मेनन डरे नहीं। और जूनागढ़ के नवाब साहब, वो तो अपने कुत्तों से इतने प्यार करते थे कि जब हालात बिगड़े तो रातों रात अपने पसंदीदा कुत्तों को लेकर पाकिस्तान भाग गए और अपनी पूरी रियासत भारत के लिए छोड़ गए। तो इस तरह कभी प्यार से, कभी लालच से और कभी दबाव से एक-एक करके रियासतों को भारत में शामिल किया गया। लेकिन एक पहेली अभी भी सुलझी नहीं थी। इस कहानी का आखिरी और सबसे पेचीदा हिस्सा, कश्मीर, एक ऐसा संघर्ष जो बंटवारे की कोख से जन्मा और आज तक जारी है। कश्मीर का मामला बाकियों से अलग था। वहां के महाराजा हरी सिंह, जो एक हिंदू शासक थे और उनकी ज्यादातर प्रजा मुस्लिम थी, वो एक आज़ाद कश्मीर का सपना देख रहे थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की मदद से पठान कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब महाराजा के पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन कर दिए। और यहीं एक दिलचस्प मोड़ आया। हमलावर जब बारामूला पहुंचे तो वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने की बजाय लूटपाट में लग गए और उनकी इसी देली ने भारतीय सेना को श्रीनगर पहुंचकर उसे बचाने का क्रूशल समय दे दिया। तो बंटवारा एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन रियासतों का एकीकरण एक चमत्कार। और ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही थी। 1947 में नक्शे पर खींची गई वो एक लकीर, उसकी गूंज आज भी इस पूरे क्षेत्र में सुनाई देती है और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक सरहद खींचने की असली कीमत क्या होती है।